हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, हम लोग एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से 30 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जिस प्रकार से पहले भी कुछ वीडियोज़ के थ्रू हम लोगों ने एमसीक्यूज़ देखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है ये बताना है। अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैस्टी चेंजेस। अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट फॉल प्रे टू पार्टी पॉलिटिक्स। अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज सुटेबल ओनली फॉर पीपल ऑफ हाई पॉलिटिकल कंसिस्टेंस, या नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज सुटेबल ओनली फॉर पीपल ऑफ हाई, ये गलत है। सिर्फ उनके लिए नहीं होता है, वो सभी के लिए हो सकता है। ठीक है, बाकी जो ये है हैस्टी चेंजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, और पार्टी कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर उठ के काम करता है, तो ये सब चीज़ें सही हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली रिलेटेड टू द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ से यहाँ पे क्या रिलेटेड है क्लोजली। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल सुप्रीमेसी, सेपरेशन ऑफ पावर्स, या लिमिटेड गवर्नमेंट। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा, रूल ऑफ लॉ से डायरेक्ट संबंध क्लोजली रिलेटेड कौन है, लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। देयर इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी एंड नॉट ऑफ काइंड बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। किनके द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया, ये पूछा जा रहा है। तो बताइए, गार्नर, वसाबी, वेपर, या गिलक्रिस्ट। किनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, गार्नर। ठीक है, तो गार्नर के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया, आप लोगों को याद रखना है इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। देखिए, रूल ऑफ लॉ इज बेटर देन रूल ऑफ मैन, हुज स्टेटमेंट इज दिस। ठीक है, डाइसी, एरिस्टोटल, मोंटेस्क्यू, या बोडिन। ठीक है, तो किनके द्वारा कहा गया कि रूल ऑफ लॉ बेटर है रूल ऑफ मैन से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एवी डाइसी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और उनको वो इसीलिए इस तरीके से कहना चाह रहे थे क्योंकि रूल ऑफ अ मैन जब होगा, ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, एक तरीके से तानाशाही रवैया अपनाया जा सकता है। ठीक है, और जो रूल ऑफ लॉ है वो बेटर है क्योंकि यहाँ पे एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, और उसी के दायरे में रह करके ही सारा काम करना होता है, इसलिए रूल ऑफ लॉ इज़ बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो कौन सी संविधानवाद की एक विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। कल्चरल बेस्ड कॉन्सेप्ट, डायनेमिक कॉन्सेप्ट, पार्टी बेस्ड कॉन्सेप्ट, या वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट। तो क्या सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी, पार्टी बेस्ड कंसेप्ट। ठीक है, ये फीचर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, तो याद रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एक्सप्रेस्ड द व्यू दैट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो किनके द्वारा ये कहा गया कि ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और आपके ऑप्शन है डी टॉकवेल, हैमिल्टन, हरमन फाइनर, और सी एफ स्ट्रॉन्ग। तो बताइए किनके द्वारा यह कहा गया कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी टॉकवेल। और उनका इसीलिए ये कहना था क्योंकि ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि परंपराओं, ट्रेडिशंस, ठीक है, और जो उनके अभिलेख हैं उन पर आधारित हैं। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है अभी भी वहाँ पे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसीलिए ब्रिटेन में उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन द देयर ईयर ऑफ क्रिएशन। ठीक है, तो उनके जिस मतलब यहाँ पे है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंडिया और कनाडा। ठीक है, तो कब कब संविधान इन सब कंट्रीज़ के बने उसको अरेंज करके आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए। तो बताइए कब कब बना था। तो हम लोग तो जानते हैं अपने भारत का बना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो 1950 में।
ठीक है, बाकी कंट्री के हमें पता होने चाहिए, तभी तो हम लगा पाएंगे। ठीक है, और इन सब कंट्रीज़ को यदि आप देखोगे तो आपको बेसिकली पता होगा कि इंडिया का सबसे लेट कॉन्स्टिट्यूशन बना है, क्योंकि हम लोग आज़ाद ही हुए 1947 में। ठीक है, तो यदि आप 3 देखोगे जो लास्ट में आएगा तो एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जवाब हो जाएगा। तो मैं वो जो स्ट्रैटेजी वीडियो था उसमें मैं बता रहा था कि हमें बस लॉजिकल कॉमन सेंस अप्लाई करना है। ठीक है, कि मान के चलिए हमें ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, लेकिन ऑप्शन में देखिए हमें पता है कि इंडिया का सबसे लास्ट होना होगा और ये एक ही ऑप्शन में मिल गया, तो इस तरीके से आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा। यदि वहाँ घबरा जाएंगे कि क्वेश्चन देख करके कि यार हम मुझे तो नहीं पता स्विट्ज़रलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, अमेरिका का कब बना, ठीक है, तो फिर वहाँ गलत हो जाएगा। इसीलिए दिमाग को शांत करके ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो खैर लिख लीजिए, अमेरिका का संविधान कब बना? 1789 में। ठीक है, और स्विट्ज़रलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बना था, एक सेकेंड, 1848 में। ठीक है, और कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बना था 1867 में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अरेंज कर सकते हैं, तो देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर का। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए, एटीट्यूडनल मॉडल ऑफ जुडिशियल डिसीजन मेकिंग इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, तो बताइए किनके साथ मिलता है। ऑप्शन है आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चाइना और कनाडा। क्या सही जवाब हो जाएगा बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? एटीट्यूडनल मॉडल ऑफ जुडिशियल डिसीजन मेकिंग इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, चाइना या फिर कनाडा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्लास इज द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, और आपके ऑप्शन है यहाँ पे स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या फ्रांस। ठीक है, इस क्वेश्चन का पूछा जा रहा है जो वर्ग क्लास जो है वो बेसिस है रिप्रेजेंटेशन का अपर हाउस में। ठीक है, कहाँ पे, किस देश में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में, फ्रांस में, यूएसए में या इंडिया में? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इन यूएसए। तो इसको याद रखिएगा। और ये कहाँ से, एक सेकंड, हमने भी जो लिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया भी है, और एक है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया हुआ है? तो ये हमने जापान से लिया हुआ है। एक्चुअली मैच करने को आता है ना कि कौन सा संविधान के प्रोविजंस को हमने कहाँ कहाँ से लिया है। ठीक है, जैसे डीपीएसपी आयरलैंड से लिया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया हुआ है। ठीक है, इमरजेंसी आई थिंक जर्मनी से लिया हुआ है। ठीक है, और जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, मतलब स्टेट के साथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने कनाडा से लिया हुआ है। ठीक है, और जो 3 लिस्ट है वो भी कनाडा से लिया हुआ है। यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट है, वो भी कनाडा से लिया हुआ है। इसके अलावा जो ट्रेड वगैरह का कुछ प्रोविज़न है वो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा कि कौन से चीज़ें संविधान में हमने कहाँ से लिया है, किस कंट्री से लिया है। ठीक है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ का फीचर है? अमेरिका का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ लेजिस्लेचर विच इज़ वीक बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज़ वीक बिफोर द प्रेसिडेंट, विच कंट्रीज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय दिस। ठीक है, तो बताइए ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ पे हमें कैरेक्टराइज्ड देखने को मिलता है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी,
इंडिया एंड श्रीलंका। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसका कहने का मतलब है कि एक ऐसा लेजिस्लेचर, ठीक है, जो कि निर्बल हो जाता है मंत्रिपरिषद के समक्ष, और एक ऐसा मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है। ठीक है, तो ये व्यवस्था फ्रांस में पाई जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है द कंट्री विद डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया या स्विट्जरलैंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, बाय विच अमेंडमेंट टू द बिल ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड। ठीक है, इसका मतलब किस अमेंडमेंट से जो बिल ऑफ राइट्स है इसको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। बाय 13th अमेंडमेंट, बाय 14th अमेंडमेंट, 15th या फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स। तो बताइए किन संशोधनों के द्वारा अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स को ऐड किया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बाय द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स। तो इसको याद रखिएगा, बिल ऑफ राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14, विच थिंकर कैन बी कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ द मेकर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं को इंटेलेक्चुअल फादर के रूप में जाना जाता है। वुड्रो विल्सन, जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू या रूसो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोंटेस्क्यू। ठीक है, और इन्हीं को कहा जाता है, और इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसको याद रखिएगा आप लोग, द स्पिरिट ऑफ लॉज। और ये बुक पब्लिश्ड हुई थी 1748 में, और इसी बुक में उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, कि किस प्रकार से पावर का सेपरेशन होना चाहिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में। तो इसको लेकर के, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हंटिंगटन इज क्रिटिकल ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी बिकॉज दिस थ्योरी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट। क्या चीज़? ठीक है, तो बताइए क्या चीज़ नहीं होता है? द प्रेजेंस ऑफ मेनी कंपीटिंग वैल्यू सिस्टम एंड कल्चर्स इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, द डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड द सुपर स्ट्रक्चर। उसके बाद है आपका द क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप, द हाईली डेवलप्ड फॉर्म ऑफ मॉडर्नाइजिंग नेशंस। तो बताइए क्या सही जवाब होना चाहिए इस क्वेश्चन का? यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हंटिंगटन जो है वो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के क्रिटिकल हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि वो क्यों इस तरीके से क्रिटिकल हैं, उनके पीछे कारण क्या है। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसका क्या सही जवाब होना चाहिए ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द प्रेजेंस ऑफ मेनी कंपीटिंग वैल्यू सिस्टम एंड कल्चर्स इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। ठीक है, और सैमुअल पी हंटिंगटन के बारे में आप लोगों को पता होगा, इन्होंने जो बुक लिखा है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़, इसको याद रखिएगा, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़। ठीक है, ये बुक उनके द्वारा लिखी गई 1968 में। और एक बहुत फेमस तो याद है होगा आप लोगों को, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। एक सेकंड, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 1996 में ये बुक आई उनकी। और ठीक है, तो वो इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं because this theory does not take into account the presence of many competing value systems and culture in traditional society. Okay, so moving to the next question, 16 number, which one of the following is indicative of the relationship between the inputs and outputs of a democratic political system? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के इनपुट और आउटपुट के बीच संबंधों का सूचक है। एक्सट्रैक्टिव कैपेसिटी, रेगुलेटरी कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेसिटी या रिस्पॉन्सिव एबिलिटी। एक एबिलिटी या कैपेसिटी यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट सिस्टम डेविड ईस्टन ने दिया, आप लोगों को पता होगा, सिस्टम थ्योरी। ठीक है, सिस्टम थ्योरी में, तो इसको
ठीक है। और इनके द्वारा जो बुक लिखा गया एन इंक्वायरी इनटू दिस सिस्टम द पॉलिटिकल सिस्टम करके, ठीक है, द पॉलिटिकल सिस्टम, ये बुक है उनकी। और इसके साथ ही है एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ये पूरा उनकी बुक है। तो खैर इनपुट आउटपुट के बारे में डेविड स्टन ने बताया। तो यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिस्पॉन्सिव एबिलिटी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन बिलो टू लिस्ट है एक्सपोनेंट्स और कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और हमको यहाँ पे मैच करने को है। तो एसपी हंटिंगटन, रॉबर्ट डहल, केनेथ बोल्डिंग और फर्नांडो एच कार्डोसो। तो बताइए किस प्रकार से ये मैच होगा, बताइए। तो एसपी हंटिंगटन के बारे में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? पॉलिटिकल डीके या पॉलिटिकल डिक्लाइन से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। फिर रॉबर्ट डहल हम लोग जानते हैं किससे संबंधित है? प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी से, ठीक है। तो बी का हो जाएगा क्या? 4 नंबर यहाँ पे 1 2 3 और 4 इस तरीके से कर लेते हैं। तो बताइए, ठीक है। तो बी का हो जाएगा 4। अब यहाँ पे मैच करके देखते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है। तो ए का 3 इसमें है और इसमें है, ठीक है। फिर बी का हो गया 4, तो बी का 4 इसी में है सिर्फ, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपको मिल गया, ठीक है। बाकी आपको पता हो या ना हो, लेकिन 1 2 के बारे में भी यदि आपको जानकारी होगी तो आपके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। सी का हो जाएगा 2, तो मिला लीजिए। केनेथ बोल्डिंग पॉलिटिकल सिमुलेशन से संबंधित, फर्नांडो एच कार्डोसो रिलेटेड डेवलपमेंट डिपेंडेंस से संबंधित, ठीक है। तो सभी पॉइंट्स को याद रख लीजिए, इनको नोट डाउन करके याद कीजिए। अगला क्वेश्चन है, हु रिफर्ड टू द क्लासिकल ट्रेडिशन एज एपिक थ्योरी, ठीक है। तो किनके द्वारा एपिक क्लासिकल ट्रेडिशन को एपिक थ्योरी का नाम दिया गया या बताया गया, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। और यहाँ पे आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ईशा बर्लिन, कार्ल पॉपर, ठीक है, शेल्डन वॉलिन या माइकल ओकशूट। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेल्डन वॉलिन, ठीक है। तो इन्होंने अपने 1969 में इनकी एक ऐसे प्रकाशित हुई थी, ठीक है, जिसका नाम था पॉलिटिकल थ्योरी एज अवोकेशन, ठीक है, अवोकेशन, ठीक। और इसी में उन्होंने एपिक थ्योरी के बारे में बताया कि क्लासिकल ट्रेडिशन को एपिक थ्योरी कहा गया, ठीक है। तो शेल्डन वॉलिन, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग टर्म्ड इलिटिज्म एज एन इकोनॉमिक अप्रोच, ठीक है। तो किनके द्वारा एलिटिज्म को एक इकोनॉमिक अप्रोच माना गया, आर्थिक उपागम प्रदान किया गया? पैरेटो, मॉस्का, मिल्स या बर्नहेम। क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बर्नहेम, जेम्स बर्नहेम इनका पूरा नाम है, ठीक है। और इनकी एक बहुत फेमस बुक है द मैनेजरियल रेवोल्यूशन, ठीक है, द मैनेजरियल, एक सेकेंड, ठीक है, द मैनेजरियल रेवोल्यूशन, ये बुक है उनकी। और इसी बुक में वो बात करते हैं एलिटिज्म के बारे में और इकोनॉमिक अप्रोच उनको देते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और बाकी सब जो हैं, मॉस्का ने द रूलिंग क्लास लिखा हुआ है, ठीक। बाकी सब के बारे में भी इलिटिस्ट थिंकर हैं ये लोग, इनके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। 20 नंबर देखिए, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म इम्फसाइजेस, ठीक है। तो जो नव संस्थावाद है वो किस पे इम्फसाइज करता है? ऑन इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल्स, ऑन द बैलेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स, ऑन ग्रुप थ्योरी इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक प्रिवेल्स ओवर पॉलिटिक्स। तो बताइए क्या होगा? न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म किस पे इम्फसाइज करता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पर, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑन इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है, एक है इंस्टीट्यूशनलिज्म,
ठीक है, ये किस पे बात करता है, ये ज़्यादा जोर देता है व्यक्ति एवं समाज कल्याण के लिए। ठीक है, जो पर्सन है या सोसाइटी के वेलफेयर की बात करता है। ठीक है, लेकिन न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म इसके जस्ट अपोजिट इंस्टीट्यूशंस पे ज़्यादा जोर देता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। हु सेड दैट रेवोल्यूशन मीन्स फोर्सफुल सडन रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप इन चार्ज ऑफ पॉलिटिकल पावर इन टेरिटोरियल रीजन बाय अनदर ग्रुप। ठीक है, तो बताइए, ऑप्शन है हना अरेंट, थेडास कुकपोल, क्रेन ब्रेटन या हुबर्ट जॉनसन। ठीक है, यहाँ पे एक ही जे होगा। ठीक, तो किन के द्वारा यह कहा गया, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेन ब्रेटन। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिए। ठीक है, क्रेन ब्रेटन। अब हम लोग एक सेकेंड, इनका बारे में एक बुक याद रख लीजिएगा क्रेन ब्रेटन से संबंधित, द एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन, एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए आप लोगों को, इन केस कहीं पूछ दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। विच थ्योरी होल्ड्स दैट एज सोसाइटी डेवलप्स इट विल बिकम अ कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी with an inclusive set of values and characteristics? Patronage principle, structural functionalist theory, modernization theory या post modernization theory? तो बताइए इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, किनका यह सिद्धांत या ठीक है, यह किस सिद्धांत का ये एक तरीके से मत है कि जैसे ही समाज विकास होगा, ठीक है, समाज का विकास होगा, वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा, जिसमें जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका एक तरीके से सम्मिलित समुच्चय होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के बारे में ये बात हो रही है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। मतलब जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होगी, ये एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी बन जाएगी। ठीक है, जिसमें वैल्यूज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स का इंक्लूसिव सेट होगा। अगला क्वेश्चन है 23। Which of the following is not emphasized by progressive comparativists political development? ठीक है, तो बताइए इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शंस देखिए, अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी, इंपेरियलिज्म या मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन। इस पे इम्फसाइज नहीं करते हैं, जो एक तरीके से प्रगतिवादी तुलनावादी प्रगतिवादी तुलनावादी लोग जो हैं वो राजनीतिक विकास में, ठीक है, इसको ज़्यादा बल नहीं देते हैं मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक टाइप पोजिशनिंग पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, और आपके ऑप्शन से कॉग्निटिव पोजिशनिंग, इफेक्टिव पोजिशनिंग, इवैल्यूएशन, सिचुएशन डिटर्मिनेशन या पर्सनल पोजिशनिंग। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है स्थिति निर्धारण पॉलिटिकल कल्चर के बेसिक टाइप में कौन नहीं आता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल पोजिशनिंग। ठीक है, तो ये नहीं आता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज वैल्यू फ्री बट पॉलिटिकल इकोनॉमी begins in the context of the ideological defeat of the 18th century. This is the comment of who among the following? ठीक, तो ये स्टेटमेंट है, किनके द्वारा ये कहा गया ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन से यहाँ पे देखिए, मार्क्स, केन्स, शुम्पीटर, अमर्त्य सेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुम्पीटर। ठीक है, और इन्हीं की एक बहुत फेमस बुक है दी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इनकी एक बहुत फेमस बुक है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 1934 में पब्लिश्ड हुई। ठीक, तो इसी में ये बात कहते हैं वो। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, इकोनॉमिक्स इज वैल्यू फ्री बट पॉलिटिकल इकोनॉमी बिगिंस इन कंटेक्स्ट ऑफ द आइडियोलॉजिकल डिफीट ऑफ द 18th सेंचुरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26। लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करने को दिया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान।
ठीक है, तो ये कहाँ से किस तरीके से मैच होगा ये बताना है। देखिए मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान से इंडिया ने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मैच कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका मेकिंग द वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्या मिलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। ठीक है, तो ये एक तरीके से मैच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी का हो जाएगा 4 रेजिड्यूरी पावर्स टू बी वेस्टेड इन द यूनियन। जो वहाँ पे लिस्ट होता है ना, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो रेजिड्यूरी पावर्स किनके पास होगा, यूनियन के पास। ठीक है, लिस्ट भी होता है और जो पावर्स होता है जैसे कौन से लिस्ट में कौन सा होगा नहीं होगा। ठीक है, खैर। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया हम लोग किससे मैच करेंगे, कंकरेंट लिस्ट ऑन विच द स्टेट एंड सेंटर हैव इक्वल जुरिस्डिक्शन। तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ये जो लिस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। शायद मैंने कनाडा बोल दिया था, तो याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से मैच कर लीजिए। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, शायद कन्फ्यूज़न हो गया होगा। देखिए अमेरिका मेकिंग वाइस प्रेसिडेंट वाला हो जाएगा ऑप्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा रेजिडुअरी पावर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इस तरीके से मैच कर लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन 27 अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन ईयर। ठीक है, यहाँ पे बुक्स के नाम है मॉडर्न डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। तो इनको मिलान अरेंज करना है। ठीक है, तो पहले पब्लिकेशन ईयर हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए द अमेरिकन कॉमनवेल्थ लिखा गया 1888 में, किनके द्वारा, ये बुक लिखी गई जेम्स ब्राइस के द्वारा। ठीक है, जेम्स ब्राइस, तो इसको याद रखिएगा। फिर ये बुक है, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, ये बुक लिखा गया 1913 में, पब्लिश्ड हुआ किनके द्वारा, ए लॉरेंस लॉवेल। ठीक है, ए लॉरेंस लॉवेल। ठीक, फिर ये बुक देखिए आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, इसको लिखा गया 2015 में, किनके द्वारा, ये बुक लिखा गया था कार्ल जे फ्रेडरिक, कार्ल जे फ्रेडरिक। ठीक, तो इसको याद रखिए। और एक बुक है मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ये बुक लिखा गया आप किसके द्वारा, 1921 में ये पब्लिश्ड हुआ, जेम्स ब्राइस इनके लेखक हैं। तो जेम्स ब्राइस से संबंधित यहाँ पे 2 बुक है। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज और अमेरिकन कॉमनवेल्थ। तो इस तरीके से मैच कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे पहले तो 1888 वाला आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग, 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। देखिए मैं बोल रहा था जो सिली मिस्टेक्स हम लोग करते हैं उसमें हम लोग नॉट को अच्छे से नहीं देखते हैं और इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो नॉट जहाँ भी रहे पहले उसको आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बनाइएगा। ऑप्शन है पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज, पीटर एच मार्कल, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, एसपी हंटिंगटन, द मैन ऑन द हॉर्सबैक, सैमुअल फाइनर, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, आरसी मैक्रेडिस, एशिया। बताइए कौन सा सही मैच यहाँ पे नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, एसपी हंटिंगटन मैच नहीं होगा। इसका मैच क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, आलमंड पावेल। ठीक है, आलमंड पावेल ने लिखा है, तो इसको याद रखिए, आलमंड एंड पावेल। बाकी सही हैं, इनको याद कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आर फैमिली एंड स्कूल, पीयर ग्रुप्स एंड सोशल क्लासेस, फैमिली एंड सोशल क्लासेस, स्कूल एंड सोशल क्लासेस। तो बताइए पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में सबसे प्राइमरी एजेंट्स कौन होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फैमिली एंड सोशल क्लास। देखिए फैमिली हो गए, स्कूल हो गए, पीयर ग्रुप्स हो गए,
ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, लेकिन प्राइमरी एजेंट्स की बात की जाए तो फैमिली एंड सोशल क्लास होगा। ये कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैच लिस्ट में है, ऑथर और वर्क्स। तो बताना है रॉबर्ट डहल है, एसएम लिपसेट और स्किमडिट कार्ल, रॉजर चार्टन। तो बताइए किस तरीके से मैच होगा। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, इसी को मैच करके बताना है, ठीक है। तो बताइए। तो देखिए रॉबर्ट डहल की फेमस बुक है पॉलीआर्की, हम लोग सब जानते हैं, पार्टिसिपेशन एंड ऑपोजिशन, बहुत फेमस है उनकी बुक, तो इसको हमेशा से याद रखिए। एसएम लिपसेट, पॉलिटिकल मैन, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्किम्ड कार्ल, ठीक है, स्किम्ड कार्ल इनको बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए लीगैलिटी एंड लेजिटिमेसी इनकी बुक है। और फिर रॉजर चार्टन, पॉलिटिकल रियलिटीज़, ठीक है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से सभी बुक्स के नाम आपको पता चल गए होंगे, याद कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने कुल आज 30 क्वेश्चंस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के देखे, एंड आई होप कि सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे आप लोगों को। चूँकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट इधर उधर नहीं करना है, बस इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।